हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, दैट इज द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो आपको मेन एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अपने फाउंडेशन लेवल पर, बेसिक लेवल पर सीख चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत लीस्ट एफर्ट्स के साथ आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी बुक में से, तो सबसे पहले उसमें बता रखा है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी डिस्कशन हम बेसिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम मेन पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है कि दो तरीके की हो सकती है, एक विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, एक विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है कि वैसे तो हम मानते हैं कि 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो उनका एक शेयर एक वोट के इक्वल नहीं होता, उनका एक शेयर एक से ज्यादा वोट के इक्विवेलेंट होता है। ये बात हमने बेसिक्स में देखी थी। यहां पर हम मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है विद डिफरेंशियल राइट्स, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कब वो विद डिफरेंशियल राइट्स मतलब 1 शेयर नॉट इक्विवेलेंट टू 1 वोट, 1 शेयर इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 1 वोट, वो इशू कर सकती है। तो देखिए, बड़े सिंपल वर्ड्स में, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर, और इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर्स का थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है? ये एक वोटिंग का तरीका होता है जिसके अंदर आप थ्रू पोस्ट या मेल जो है अपने शेयर होल्डर से वोटिंग करवाते हैं। तो बड़ा ही सिंपल देखिए जरा। नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग अदरवाइज अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है वो? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज होना चाहिए, इशू इज मस्ट ऑथराइज बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वही चीजें जो आपको सिंपल वर्ड्स में हमने ऑलरेडी दे दी। और लिस्टेड कंपनी के केस में इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट। तो आप ये नोट्स जो है साइड में अपने बना लें या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ ये 2 कंडीशंस नहीं है, और भी हैं। The shares with differential right shall not exceed 74% of the total post-issue paid-up equity share capital, including equity shares with differential rights issued at the point of time। क्या मतलब है? जो भी कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके अंदर जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं वो मैक्सिमम 74% हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अर्लियर इट वाज ओनली 26%, अब इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो टोटल डिफरेंशियल वोटिंग वाले इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, दैट कुड बी मैक्सिमम ऑफ 74% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। The company has not defaulted in filing financial statements and annual returns for 3 financial years। कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया अपनी एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग में, जो उसे हर साल आरओसी को अपने फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स भेजनी होती हैं, वो लगातार पिछले 3 सालों से जा रही हैं, उसमें कोई भी कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कंपनी ने किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं किया इन द पेमेंट ऑफ ए डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, या रीपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योर डिपॉजिट्स, जो भी उसने लोन वगैरह लिए हैं उसकी रीपेमेंट में, या उसकी रिडम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर्स में या डिबेंचर्स में, और या उसके इंटरेस्ट पेमेंट में ऑफ सच डिपॉजिट और डिबेंचर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसमें कंपनी ने किसी भी तरीके का कोई डिफॉल्ट ना किया हो, तभी कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ द डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर और रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल बैंक दैट हैज बिकम रीपेबल और इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन और ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिलेटिंग टू इट्स एम्प्लॉइज और एनी अदर अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिए।
बड़ा सिंपल है। देखिए एफ पॉइंट के अंदर तो इन जनरल लिखा था, जी पॉइंट पे वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, और देखिए रेड पेन से मार्क किया, इस पे मैंने शॉर्ट नोट्स भी आपको नहीं दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है जी पॉइंट, कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उसके बाद देखो यहां क्या था, द पेमेंट ऑफ ए डिक्लेयर्ड डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। यहां मतलब इस वाले पॉइंट में ये था कि जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद 5 डेज में पे करना होता है, वो आपने जो है डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स को हर साल डिविडेंड देना होता है उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, या अगर कोई लोन लिया था किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, और अगर वो रीपेबल है या इंटरेस्ट उसका पेबल है, तो कंपनी ने उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू इट्स एम्प्लॉइज, इसमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो। ये क्या है सर, देखो आपको पता है एम्प्लॉइज के पीएफ, ग्रेच्युटी, ये सब पैसे हमें जमा करवाने होते हैं टाइमली, ये सब चीजें। तो जो भी स्टैट्यूटरी पेमेंट एम्प्लॉइज की बनती है पीएफ ग्रेच्युटी की फॉर्म में, उसमें जो भी कंसर्न अथॉरिटी को वो जमा करवाना होता है उसमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो। समझ में आई बात। अगर डिफॉल्ट किया है तो कंपनी 5 सालों तक जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। अब एफ और जी पॉइंट में डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप फंस जाएंगे एग्जाम में केस स्टडी में। एफ वाले में तो डिफॉल्ट कर दिया अगर आपने, तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम यू कैन नॉट इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स। आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट के इक्विटी शेयर इशू ही नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अगर आपने जी पॉइंट में डिफॉल्ट किया तो 5 सालों तक आप इशू नहीं कर सकते। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोबारा बता रहा हूं। यहां पर डिक्लेयर्ड डिविडेंड पे नहीं हुआ, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स जो आपने पब्लिक से लिए थे बॉन्ड्स की फॉर्म में, या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स में डिफॉल्ट किया या उसके इंटरेस्ट पे। लेकिन यहां क्या है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पहली चीज, कोई लोन आपने लिया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट बैंक से दूसरी चीज, या तीसरी चीज कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज आपने डिफॉल्ट करे, तो आप 5 सालों तक डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स इशू नहीं कर सकते। जी वाले में 5 साल बाद आप इशू कर पाएंगे, लेकिन एफ पॉइंट में डिफॉल्ट आपने अगर कर दिया तो आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू नहीं कर सकते। क्या क्या है इसमें, डिक्लेयर्ड डिविडेंड विच कैन बी ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑल्सो। समझ में आई बात। यहां तो देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है, वो डिक्लेयर हुआ हो ना हुआ हो डजंट मैटर, यहां डिक्लेयर्ड डिविडेंड। सेकंड, मैच्योर डिपॉजिट्स। तीसरा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन प्रेफरेंस शेयर्स में डिफॉल्ट किया या उसके इंटरेस्ट पे। तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, एफ और जी, दोनों में कॉमन पॉइंट्स नहीं है, और एफ और जी आपको अलग अलग याद रखना है। ये ब्रेन एक्सरसाइज है आपकी, कहीं ना कहीं इस चीज को आई विल एडमिट, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। जी पॉइंट में जो पॉइंट्स हैं वो उसमें डिफॉल्ट किया 5 सालों तक इशू नहीं कर पाएगा, एफ में डिफॉल्ट किया तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इशू नहीं कर सकते। समझ में आई बात, पक्का क्लियर। कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ एनी ऑफेंस। कंपनी पे किसी भी तरीके का कोई भी जुर्माना ना ही लगा होना चाहिए पिछले 3 सालों में अंडर आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट या फेमा एक्ट या कोई भी अदर स्पेशल एक्ट। कोई इस तरीके का किसी भी तरीके का फाइन इन एक्ट्स के अंदर कंपनी के ऊपर पिछले 3 सालों में कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा इन एक्ट्स के अंदर नहीं लगा होना चाहिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले दोबारा एक बार मोटा मोटा, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट से करवाना है, 26% से ज़्यादा नहीं हो सकता, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉफिट्स का पिछले 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों से लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न आरओसी पे जा रही हैं। एफ और जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड पे करके पे नहीं किया, रीपेमेंट नहीं करी मैच्योर डिपॉजिट्स की, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स का रीपे नहीं किया या उस पर इंटरेस्ट रीपे नहीं किया, तो फिर तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भूल जाओ, ठीक है। लेकिन अगर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या लोन लिया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या शेड्यूल बैंक से या स्टैट्यूटरी पेमेंट में डिफॉल्ट किया, तो फिर 3 साल जो है आप पे
कहीं ना कहीं एक 5 साल की पेनल्टी आप पे लगेगी। 5 साल तक आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाली इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास किसी भी तरीके की पेनल्टी लगी है आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट या फेमा के अंदर, तो पिछले 3 सालों में अगर कुछ ऐसी पेनल्टी लगी है तो आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस एग्जाम में आ रखा है। इतना टाइम इसीलिए लगाया, शायद अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो है लॉ की, लेकिन इतना टाइम इतने पेशेंस के साथ आपको इसीलिए समझा रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन इस पे आप एक्सपेक्ट करिएगा एग्जाम में। चलिए आगे 3 स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या आप अपने शेयर होल्डर्स को जिनके पास नॉर्मल वोटिंग राइट्स हैं उनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सिंपल सी चीज, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लीजिए, उसके आगे नॉट अलाउड लिख दीजिए, बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनको भी बोनस इशू और राइट इशू मिलेगा? जी हाँ, वो भी एंटाइटल हैं फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर्स। सेम क्लास ऑफ शेयर्स मतलब उन्हें जो बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स मिलेंगे वो भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले ही होंगे। उसके बाद अगर आपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू करे हैं तो क्या क्या चीज़ें का रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना है? तो सिंपल सी चीज़ है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें डिटेल्स होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स एंड डिटेल्स ऑफ दी शेयर होल्डर, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो 1-1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड पे से। थर्ड एक जनरल पॉइंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये था कि क्या कंडीशंस थी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाली, वो आपने पिछली वीडियो में देखा, और उससे रिलेटेड 3 स्पेशल पॉइंट्स आपने देखे। जो आपको बताया रेड वाला पार्ट सिर्फ आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और देखिए, लिखिए जरूर, आप ये नोट्स जरूर बनाने हैं आपको साथ साथ, वो आपके लिए पूरे यूजफुल हैं। और सेकंड टॉपिक लिख के जरूर देखने, जो लिख के प्रैक्टिस करेगा वही सिर्फ लॉ में मार्क्स ला पाएगा। अगर सिर्फ आप ऊपर से चीज़ें कर रहे हैं तो आप बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद बेटा सेक्शन 45 एंड 46 इन्होंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, डीमेट वगैरह क्या है। वैसे भी इस टॉपिक को बच्चे करके नहीं जाते, इररेलेवेंट टॉपिक था और अब इसे स्पेसिफिकली आपके सिलेबस से उड़ा दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ तक होता है, इस बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। ये क्या है? देखिए यहाँ राइट्स का मतलब है वोटिंग राइट्स। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो वोटिंग राइट होता है किसी भी शेयर होल्डर के पास, वो होता है इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, और उस कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच। ठीक है, जिसमें मिस्टर ए के पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं। तो इस केस में मिस्टर ए के पास अगर देखा जाए 1 लाख में से 10,000 शेयर्स हैं, यस और नो, तो 10% शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड, कैन आई से कि वो मिस्टर ए के पास है, हाँ या ना? तो उनके पास जो वोटिंग पावर है वो भी इक्विवेलेंट टू 10% होगी। मतलब जो भी अगर टोटल वोट्स को हम 100% मान लें तो मिस्टर ए का जो वोट है वो अपनी वेटेज रखेगा इक्विवेलेंट टू 10%। समझ में आई बात? तो वही लिखा हुआ है इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज शेयर इन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? ये तो था इक्विटी शेयर कैपिटल की वोटिंग पावर। अब उसके बाद क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट होता है? जी हाँ, वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी होता है, लेकिन इन सम स्पेशल केसेस। वो कौन से हो सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ राइट टू वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट अटैच्ड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स पे इफेक्ट पड़ेगा या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है, राइट टू वोट। एनी रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है तो उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है टू वोट। फॉर द रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
and his voting right on poll shall be in proportion to his share in the paid up preference share capital of the company। मतलब अगर रिडम्पशन किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का या इक्विटी शेयर्स का बायबैक किया जा रहा है, तो उस केस के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है, तो राइट टू वोट। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो देयर आर 3 सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट। द वेरी फर्स्ट, कोई भी ऐसा जिससे उनके राइट इफेक्ट हो रहे हैं। द सेकंड इज कोई भी रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप से रिलेटेड है या रीपेमेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, वोटिंग पावर कितनी होती है? इन प्रोपोर्शनेट वोटिंग पावर होती है। जितनी आपके पास शेयर कैपिटल है उतनी आपके पास वोटिंग पावर है। द प्रोपोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी shall be the same proportion as the paid up in respect of equity share bears to the paid up capital in respect of the preference share। मतलब अरे भाई सीधी सी बात है, सपोज एक कंपनी है जिसके अंदर 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, टोटल कितना हो गया? 10 लाख। कंपनी के 5000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया? 5 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 15 लाख। ठीक है, तो अगर सपोज एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास कंपनी के 1000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 1000 एट द रेट ऑफ 100 वाली, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया? उनके पास 1 लाख रुपए। तो उनके पास मोटा मोटा 1 लाख बटा 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वलेंट टू 6.6666% वोटिंग पावर है। तो एकदम सेम वे से निकलेगा जैसे आप इक्विटी का निकालते हैं। तो अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को वोटिंग करनी है किसी रेजोल्यूशन पे, तो उनका वोटिंग पावर कैसे निकलेगा कि उनके पास कितनी शेयर कैपिटल के शेयर होल्डर के पास है। समझ में आई बात? देखिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट के लिए, और इसमें ये तीनों पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आ सकता है। फटाफट इसको प्रिपेयर करिए फास्ट। चलिए अब बात करते हैं वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। क्या सर ये पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स जो हैं उनके वोटिंग राइट चेंज किए जा सके? मतलब हम चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा वोटिंग पावर हो, प्रेफरेंस को कम हो। अभी जो आपने बताया इन प्रपोर्शन टू देयर पेड अप कैपिटल होगी, हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इक्विटी को ज्यादा रहे प्रेफरेंस को कम रहे, या प्रेफरेंस को ज्यादा रहे इक्विटी को कम रहे। तो इज इट पॉसिबल? तो जी हाँ, वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर है? बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। पहले आप बुक ही पढ़िए क्या लिखा है। Where a share capital of the company is divided into different classes of shares। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल डिवाइडेड है इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग कैटेगरी में है, द राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरीड। जो राइट्स है, राइट्स का मतलब यह है राइट टू वोट, तो राइट जो अटैच है ऑफ द शेयर ऑफ एनी क्लास मे बी वेरी, वो बदल सकते हैं। कैसे? विद द कंसेंट इन राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग में कंसेंट लेनी है ऑफ द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। मतलब जिस भी क्लास के आप राइट्स को वेरी करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उनके 3/4 इशूड शेयर्स जो हैं उनके होल्डर से, उनके शेयर होल्डर से आपको राइटिंग में कंसेंट लेनी है। ध्यान से देखिएगा, देखिए लिखने के तरीके को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कैसे लिखा हुआ है? विद द कंसेंट इन राइटिंग। अब देखो कंसेंट इन राइटिंग आप किससे लोगे? शेयर होल्डर से लोगे। तो कैसे लिखा? विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर्स। और ये होल्डर्स कौन होने चाहिए? कितनी कैपिटल होनी चाहिए? ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। मतलब उस पर्टिकुलर जिस भी क्लास के आप राइट चेंज करना चाहते हैं, वेदर इट इज प्रेफरेंस और इक्विटी, उसकी 3/4 कैपिटल जिन व्यक्तियों के पास है, होल्डर्स के पास है, उनकी आपको कंसेंट लेनी है राइटिंग में। समझ में आई बात? श्योर। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, उसके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख की,
मिस्टर ए के पास उस कंपनी के 50,000 के शेयर्स हैं, बी के पास 30,000 के शेयर्स हैं और सी के पास 20,000 के शेयर्स हैं। तो ए और बी पे मिला के 3/4 से ज़्यादा कैपिटल हो जाती है, यस और नो। तो आपको इन दोनों की राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो दो होल्डर्स हैं जिन पे कंपनी की 3/4 से ज़्यादा कैपिटल है। और अगर आप राइटिंग में कंसेंट नहीं लेते हैं तो क्या तरीका है? by means of a special resolution passed at a separate meeting of the holders। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होना चाहिए? सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। मतलब वो जो मीटिंग होगी सिर्फ उसी क्लास के शेयर होल्डर्स की होगी और किसी की नहीं होगी। देखो आपको समझ में आया ना लॉ कैसे लिखा गया। अब आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, आप सीधे लॉ पढ़ना शुरू कर देंगे और आपको समझ में भी आएगा कि लॉ कहना क्या चाह रहा है। धीरे धीरे ये हैबिट आपकी बड़े आराम से रिलैक्स होते होते आप देखेंगे कि हाँ लॉ ही आप सीधे पढ़े और आपको समझ में भी आ रहा है। तो बड़ा सिंपल, एक बार दोबारा से पढ़ें। वेयर द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू different class of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class or by means of special resolution passed at special meeting of the holders of the issued shares of that class। अभी तक आप जब लॉ पढ़ते थे आपको गीता के श्लोक लगते थे, इतनी अच्छी संस्कृत की आपको समझ में ही नहीं आती थी, लेकिन अब आपको ये समझ में एकदम प्लेन इंग्लिश की तरह आ रहे हैं धीरे धीरे। ये आपकी इंप्रूवमेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अब आप लॉ पढ़ पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, चाहे हल्का बहुत ही सही, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। इफ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, लेकिन ये चीज जो है कंपनी के आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल से ऑथराइज होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ये नहीं लिखा हुआ, तो जो कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो उसकी टर्म्स में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं होनी चाहिए। समझ में मत। अब इसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है येलो मार्क्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोज आप किसी क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट जो है चेंज करने जा रहे हैं और उससे किसी और शेयर जो दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट पे इफेक्ट पड़ेगा। सपोज आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को बढ़ाने जा रहे हैं, उनके वोटिंग राइट पावर बढ़ाने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, अगर इनके राइट्स बढ़ेंगे तो इनके राइट्स एक तरह से कम हो गए ना प्रोपोर्शनेटली। तो कहीं ना कहीं आप चेंज प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कर रहे हैं, लेकिन फर्क इक्विटी शेयर कैपिटल पे भी पड़ेगा। हाँ, आप इनके राइट्स कम कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप इनके राइट्स बढ़ा रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम होगी। तो क्या लिखा है देखिए जरा। इफ वेरिएशन बाय वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर अफेक्ट्स द राइट ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को बढ़ा रहे हैं और इससे दूसरी क्लास के शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के जो राइट्स हैं उस पर इफेक्ट आ रहा है, द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ सच अदर क्लास, तो फिर आपको सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। शेल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू सच वेरिएशन। तो ये नहीं है कि सिर्फ जिस क्लास के आप होल्डर्स के राइट चेंज कर रहे हैं उन्हीं की कंसेंट लेनी है, उसकी वजह से जिस पे अफेक्ट पड़ेगा उनकी भी आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। समझ में आई बात? श्योर। तो ये देखिए लॉ, बहुत प्यारा लॉ लिखा हुआ है, शॉर्ट में कर दिया है आप लोगों के लिए। राइट्स कैन बी वेरी इफ रिटर्न कंसेंट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 3/4 कैपिटल ऑफ दैट क्लास और स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ होल्डर ऑफ दैट क्लास of that class of share capital. Such provision of variation to be contained in memorandum or articles are not prohibited by the terms of issue of shares of that class. तो यहां से लेके यहां तक का ये रेड में सारा सिंप्लीफिकेशन लिख दिया है और ये तो आपको एज इट इज करना पड़ेगा, लेकिन लॉ भी अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या हम शेयर होल्डर्स के राइट वेरी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं नो कंसेंट फॉर वेरिएशन। बड़े ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। वेयर द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ ए क्लास डिड नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन और वोट इन फेवर ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेरिएशन, दे मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड। मतलब सपोज 3/4 ने तो अप्रूवल दे दिया, फिर भी 1/4 बचे ना 25%, तो उसमें से
10% शेयर होल्डर्स, मतलब ऐसे होल्डर्स जिनके पास कंपनी की 10% शेयर कैपिटल है, वो मिल करके एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि हम इससे खुश नहीं हैं। एंड वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड, द वेरिएशन शैल नॉट हैव इफेक्ट अनलेस एंड अंटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। और जिस दिन एप्लीकेशन लग गई उस दिन से, जो एप्लीकेशन लगने से सिर्फ मतलब जैसे ही एप्लीकेशन लगा दी, उस होल्डर ने जिनके पास कंपनी की 10% शेयर कैपिटल है, जो उससे ना खुश है वेरिएशन इन राइट से, उन्होंने जैसे ही एप्लीकेशन लगा दी, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो दोबारा से जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो नलीफाई रहेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 21 days आफ्टर द डेट ऑन विच द कंसेंट वॉज गिवन ऑन द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। मतलब सपोज इस डेट को रेजोल्यूशन पास हुआ फॉर वेरिएशन ऑफ राइट्स, किसी एक क्लास को डिफरेंट वोटिंग राइट्स देने थे एग्जिस्टिंग को, ठीक है। इसके 21 दिन के अंदर विद इन 21 days अगर एप्लीकेशन लगा दी, किसने लगानी है? होल्डर्स ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग 10% शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जो रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ था वो एक बार के लिए स्टॉप हो जाएगा, उस पर स्टे लग जाएगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर आ नहीं जाता, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आ जाता। समझ में आई बात? दोबारा पढ़िए। वेयर द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10%, कम से कम 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ ए क्लास डिड नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन और वोट इन फेवर ऑफ द स्पेशल resolution of the variation, they may apply to the tribunal to have the variation cancelled, and where such application is made, the variation shall not have effect unless and until it is confirmed by the tribunal। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, कोई इसमें टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा वो आपको मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। Filing copy of order with the registrar, the company shall within 30 days of the date of order of the tribunal file a copy thereof to the registrar, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट किया जाता है तो कंपनी पे पेनल्टी लगेगी कम से कम 25,000 की, विच मे एक्सटेंडेड टू द 5 लाख रुपीज। देखिए इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। दैट कंपनी इज लायबल फॉर अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000। कम से कम, देखो कम से कम 25,000 की है ना, तो इसको हमेशा ऐसे लिखना होता है, विच shall not be less than, ये लाइन रट लीजिए, which shall not be less than and may extend to 5 लाख, हमेशा ऐसे लिखना है। ऑफिसर जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की, फाइन लग सकता है which will not be less than 25,000 but may extend it to 5 लाख और both। समझ में आई बात? श्योर। तो देखिए, company shall be punishable with fine which shall not be less than 25% rupees but which may extend to 5 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees or with both। समझ में आई बात? तो ये था वेरिएशन ऑफ राइट्स का पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाइए और हर टॉपिक याद करके जरूर लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं कॉल्स एंड इंसिडेंटल मैटर्स। देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है, सारी समरी आपको दे दी है कि क्या कोई कंपनी एडवांस पे पैसा अपने शेयर होल्डर से एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब जो अभी कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया, अनकॉल्ड कैपिटल है और शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो पैसा उसे एडवांस में दे, तो दे सकते हैं। तो ये आपने अकाउंट्स में भी टॉपिक पढ़ा हुआ है कॉल्स इन एडवांस के नाम से। येस, कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस बट विदाउट वोटिंग राइट। ये नहीं है कि किसी ने कॉल्स इन एडवांस का पैसा भेज दिया तो उसको एडिशनल वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। वोटिंग राइट्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेट रहते हैं, प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप कैपिटल। डिविडेंड भी जो है वो पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन पे ही मिलता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपये का एक है और उस पे अभी पेड अप है 8 रुपये, ठीक है। तो कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 80,000 रुपये। अब सपोज मिस्टर ए हैं, उन पे कंपनी के 4,000 शेयर्स हैं
और उन्होंने क्या किया, जो 2 रुपये थे एट द रेट ऑफ 2, वो जो अभी कंपनी ने नहीं मंगाए, 8 रुपये मंगाए हैं ना, वो भी एडवांस में भेज दिए। तो ठीक है, एडवांस भेज दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ एडिशनल वोटिंग राइट्स मिलेंगे या उन्हें कुछ एडिशनल डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। वो कंपनी सिंपली एक अपनी लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करेगी। एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कोई एडिशनल वोटिंग राइट या एडिशनल डिविडेंड उसकी वजह से नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी। तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आप बेशक एक बार पढ़ लीजिए। और ये जो रेट वाला पार्ट है, सिर्फ आपको अपना इतना पार्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकती है। तो देखिए, कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ इन 5 पर्पसेस के लिए यूज कर सकती है। कौन कौन से? सबसे पहले फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, मतलब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज किया जा सकता है। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। अगर कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन किसका, या तो प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का, तो अगर कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे कोई प्रीमियम पे कर रही है तो उस प्रीमियम को पे करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज किया जा सकता है। In writing of the expenses of या commission paid or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company। अगर कंपनी ने कोई भी एक्सपेंस पे किया है, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह पे करी है फॉर रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पर एक्सपेंसेस होते हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी इस पैसे को यूज कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट के लिए सिंपली लिख लीजिएगा फॉर फुली पेड अप बोनस शेयर्स। फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है। तो ये 5 पॉइंट्स है। कई बार 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 5 पॉइंट बाय हार्ट आपको एज इट इज याद होने चाहिए। अब उसके बाद देखिए, यहां पर इन्होंने ये जो प्रोविजन दिया, ये यूजलेस प्रोविजन है, क्योंकि ये सारी बातें उसमें ऑलरेडी आ जाती हैं। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद एएस प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 133। ये चीज एकदम आपके लिए यूजलेस है, कोई इसका फायदा नहीं है। ठीक है, इसको देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ऊपर के 5 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए, सेक्शन 53 कंपनी 2013 का मेक्स इट वेरी क्लियर कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हों चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हों, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन डिसरिगार्ड ऑफ सेक्शन 53। According to section 53, any share issued by a company at discount shall be void। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शंस है। पहला, कंपनी चाहे तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। A company shall not issue shares at discount except in case of an issue of equity share। तो उसी चीज को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। पहली चीज ये। सेकंड, एक नई एक्सेप्शन डाली गई है, वो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। कंपनी में इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution। अगर कंपनी के क्रेडिटर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है शेयर्स में बिकॉज ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, किसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से, तो भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। लेकिन ये हर कंपनी के केस में नहीं है, सिर्फ वही जो स्पेसिफाइड है बाय द आरबीआई अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन द सेंस सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के केस में जो है ये पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती, सिर्फ 2 केसेस को छोड़ के। पहला स्वेट इक्विटी शेयर, सेकंड क्रेडिटर्स को अगर शेयर्स या में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो भी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन विच शुड बी कवर्ड बाय द आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है,
और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ शेयर्स के केस में है। डेट इंस्ट्रूमेंट कंपनी जो है डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज किसी कंपनी ने कॉन्ट्रीवीन किया और डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दी अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स या क्रेडिटर्स को, तो उस केस में फिर पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। क्या पेनल्टी है? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, कंपनी पे भी पेनल्टी है और ऑफिसर की पर्सनल लायबिलिटी भी है। क्या? may extend to the amount equivalent to the amount raised through the issue of shares at a discount or 5 lakh whichever is less। जितना अमाउंट आपने रेज किया है शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करके या 5 लाख रुपए whichever is less पेनल्टी लग सकती है। और उसके अलावा कंपनी शेल ऑल्सो बी लायबल, ऑल्सो मतलब ये पेनल्टी कंपनी पर भी है, ऑफिसर पे भी है। इसके अलावा कंपनी पर एक और लायबिलिटी है कि जो भी पैसा उसने रेज किया है बाय इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, वो उसको रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू द पर्सन टू हुम सच शेयर्स हैव बीन इशूड। मतलब जिस दिन आपने शेयर इशू किए थे डिस्काउंट पर, उस दिन से लेके जब तक आप पैसा रिफंड नहीं कर देते तब तक के टाइम गैप का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12%। और एक चीज यहां बताना चाहूंगा, देखिए आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, देखिए 12 देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड्स में, और आप इसे मैथ्स में लिख के आते हैं, इसके लॉ में नंबर कटते हैं। मैथमेटिक्स लॉ में अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि इंग्लिश पे ही उसे लिखा जाए। कहीं पर भी लॉ में मैथमेटिक्स में 12, 10, 5 लिखना है, अवॉइड करिए, उसे इंग्लिश में ही आपको लिख के आना है। तो पेनल्टी प्रोविजंस क्लियर है। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर पे 5 लाख रुपए या जितना अमाउंट रेज किया whichever is less, और कंपनी को इसके अलावा पैसा रिफंड करना है विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब तक पैसा रिफंड नहीं हो जाता। क्लियर है? अब अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पे, तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे भी एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होगा। रेजोल्यूशन विल स्पेसिफाई कि कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने हैं, किस प्राइस पर इशू करने हैं, और कौन से क्लास के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को इशू करने। वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। तो अगर लिस्टेड कंपनी है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहती है, तो जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के रूल्स हैं इस बिहाफ पर, वो भी फॉलो आपको करने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं 4, इसको आपको याद करना है। इसके बाद देखिए, कोई अनलिस्टेड कंपनी जो है कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट अनलेस इट इज ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली आप सोच रहे होंगे सर ने क्या लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी जनरल मीटिंग। कुछ लॉजिक है। देखिए, ये आपको एक राइटिंग स्किल सिखाना था। यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज आपको लिखना है कि अनलिस्टेड कंपनी जो है वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती अनलेस इट इज ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरली बच्चे ये लिखते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जो कि गलत है लिखना। आपको लिखना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। देखिए, बड़ी कॉमन सी एरर है ये, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग लिखना। आपको कभी नहीं लिखना है स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, आपको हमेशा लिखना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन एरर बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। आप कहते हो ना राइटिंग स्किल्स लॉ में कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही है ध्यान रखिए, डेफिनेटली स्किल्स डेवलप होंगे। ठीक है, सेम वे जब आप लिखते हैं 3/4 ऑफ शेयर कैपिटल, नो नहीं ऐसे नहीं लिखना, होल्डर्स ऑफ 3/4 शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। तो कुछ ये अभी आपको पीछे सिखाया था कि होल्डर जरूर लिखना है, होल्डर ऑफ। ठीक है, और जैसे आप ये 3/4 भी लिख रहे हैं तो आप इसको हमेशा ऐसे लिखिए 3/4, न्यूमेरिक मत लिखिए, हमेशा उसे इंग्लिश के अंदर लिखिए। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो खैर सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया तो नहीं है, आपको ऑलरेडी पता था। और अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे ऑब्वियसली सेबी के जो प्रोविजंस है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एम्प्लॉय का मतलब क्या है।
क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉइज को दिए जा सकते हैं। तो एम्प्लॉय मीन्स अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, ये जरूरी नहीं है। अन एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज डिफाइंड इन सबसेक्शन ए एंड बी अबव ऑफ ए सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब हमारी सब्सिडरी का भी अगर एम्प्लॉय या डायरेक्टर है तो उसको भी अपनी कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा, या हमारी होल्डिंग कंपनी का भी अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसे हमारी कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो है आपको पता होनी चाहिए एज पर कंपनी एक्ट क्या है। समझ में आई बात? ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो 2-4 बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं। क्या कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग नहीं लिखना, हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी लिखना है। 3/4 ऑफ शेयर कैपिटल नो, होल्डर ऑफ 3/4 ऑफ शेयर कैपिटल। और कभी भी चीजों को न्यूमेरिक मत लिखो, हमेशा इंग्लिश में लिखो। और एम्प्लॉय की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये था आपका इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एंड दूसरे छोटे मोटे प्रोविजंस। चलिए अब बात करते हैं रूल्स रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सेक्शन 55 में है, और ये हम अपने अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ के भी आ रहे हैं। सारी बातें वो हैं, इसलिए यहाँ पे होमवर्क लिख दिया है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए। सिर्फ आप आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट्स रिडीम कर सकते हैं, दैट इज द जनरल रिजर्व और P&L। येस और नो, जो भी आप जितने भी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हैं उतना अमाउंट आपको CRR के अंदर डालना पड़ता है या फ्रेश इशू आपको करना पड़ता है। तो सारी बातें वही हैं, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। जस्ट एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। जो नई बातें वो डिस्कस आपसे की जाएंगी। हाँ, एक और बात होती है कि जो प्रीमियम होता है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उसको हम पे कर सकते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो सारी बातें एकदम कॉमन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो नई बात है और इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान से देखिएगा, वो येलो पार्ट है। वो क्या है? अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर टाइमली रिडीम नहीं कर पाती है या उस पे जो डिविडेंड ड्यू है वो टाइमली पे नहीं कर पाती है, तो उसको अपने 3/4 शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी है और ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना है कि जितना प्रेफरेंस शेयर्स वो रिडीम नहीं कर पा रही है या जो उसके डिविडेंड अमाउंट वो नहीं पे करवा रही है उसके इक्विवेलेंट वो नए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। सपोज कंपनी के 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू थे फॉर रिडम्पशन, बट कंपनी नहीं रीपे कर पा रही, फंड्स की कमी है, व्हाटसोएवर इज द रीजन। तो कंपनी क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाएगी, 3/4 शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेगी, प्लस ट्रिब्यूनल के अप्रूवल लेगी और उनके पुराने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको वो रिडीम नहीं कर पा रही है उसके बदले में नए प्रेफरेंस शेयर्स उनको इशू कर देगी। ठीक है, सेम वे विद द डिविडेंड अमाउंट। अगर कंपनी डिविडेंड अमाउंट पे नहीं कर पा रही है तो उस केस के अंदर जितना भी डिविडेंड अमाउंट वो पे नहीं कर पा रही है उसके अगेंस्ट वो नए प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। समझ में आया? लेकिन ध्यान से देखिए एक बार, वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स और टू पे डिविडेंड इफ एनी ऑन सच शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू, इट मे with the consent of the holders of 3/4 in value of such preference shares। अब फिर से देखो कैसे लिखा हुआ है, holders of 3/4 in value। आप राइटिंग देखो कैसे लिख रहे हैं, वो लैंग्वेज, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ड्राफ्ट करना। बच्चे क्या लिखते हैं? with the consent of 3/4 value of preference share। अरे शेयर कैपिटल थोड़ी ना कंसेंट देगी, उसके होल्डर्स कंसेंट देंगे। with the approval of the tribunal or a petition made by it on its behalf, issue further redeemable preference share equal to the amount due including the dividend thereon in respect of the unredeemable preference share, and on the issue of such further redeemable preference share the unredeemed preference share shall deem to be have redeemed। तो जब नए preference share इशू किए जाएंगे तो मान लिया जाएगा पुराने वाले रिडीम हो चुके हैं। अब आप देखिए, आपको लॉ समझ में आ रहा है। 2 राइट साइड पे सिंप्लीफाई करके लिखा है मैंने, लेकिन सच बताओ आप दिल से, क्या आपको इसकी लाइनें समझ में नहीं आई? सब आया समझ। यही इम्प्रूवमेंट है, यही मेहनत है आपकी और हमारी कि हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि अब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें लॉ समझ में आ रहा है, जो कि हमें पहले समझ में नहीं आता था। आप समझ रहे हैं इस बात को? आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल शैल व्हाइल गिविंग अप्रूवल अंडर सबसेक्शन order the redemption forthwith of preference share held by such persons who have not consented to the issue of further redeemable preference share। जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर इशू करेगा कि हाँ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर पा रहे हो तो उसके अगेंस्ट नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, तो
जिन शेयर होल्डर्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी, जिनको डिसेंटेड शेयर होल्डर्स बोला जाता है, डिसेंटेड मतलब जो प्रपोजल के अगेंस्ट है, उनको ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा कि इनकी पेमेंट इन कैश आप कर दीजिए। अब देखिए इसको कंसाइज में लिखा है, नॉट एबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड देयर ऑन। क्या करना है, कंसेंट लेनी है 3/4 शेयर होल्डर की। ये हमेशा न्यूमेरिक में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है आपको, एग्जाम में अल्फाबेटिकली लिखना है। अप्रूवल लेना है ट्रिब्यूनल का, इशू न्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अमाउंट ड्यू, रीपे द अमाउंट टू डिसेंटेड शेयर होल्डर। तो ये नोट्स फॉर्म में लिख दिया और ये लॉ फॉर्म में आपने देखा उसे कैसे समझना। अब आप लोगों का बच्चों वो लेवल आ चुका है कि धीरे धीरे आप देखिए 10-12 और वीडियो लेक्चर्स और आप लॉ अपने आप ही समझना शुरू कर देंगे। और यही एक मकसद है हमारा लॉ पढ़ाने का, आपको इतनी मेहनत करने का। देखिए सामने बुक रखना, फिर नोट्स भी बनाना और दोनों चीज़ें समझाना मेहनत होती है, और आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। और इसका फ़ायदा अब देखिए हमें इस वीडियो तक आते आते समझ में आ रहा है कि हम लॉ पढ़ रहे हैं और हमें अंडरस्टैंडिंग आ रही है, उससे अच्छी हमें क्या चीज़ चाहिए। और जब हमारे साथ ये होने लगेगा, हमारे राइटिंग स्किल्स भी ऑटोमेटिकली वैसे डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद CRR का अमाउंट आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द CRR रिजर्व मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स। इतना याद रखो, CRR का अमाउंट फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए यूज हो सकता है। दैट्स इट, जो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी सीखते हैं। CRR का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें आपकी ऑलरेडी करी हुई हैं, कुछ भी उसमें नया नहीं था। फटाफट तैयार कर लीजिए फास्ट। देखिए बच्चों, मेन पार्ट तो इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे की चीजें हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है हम लोगों का लॉ का और मार्क्स पूरे 100 हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी लाइन से पूछा जा सकता है। तो देखिए, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस, ये क्या है सेक्शन 56 to 59 में। देखिए सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि सपोज हमारे पास कुछ शेयर्स हैं रिलायंस के और हमने वो मिस्टर ए को बेच दिए, तो हमारे नाम से शेयर्स अब कैंसिल हो जाएंगे और अब वो मिस्टर ए के नाम पर चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसमिशन क्या होता है कि सपोज मिस्टर ए के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद जब शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। तो बेसिकली फंडामेंटल रीजन होता है कि ट्रांसमिशन होता है बिकॉज ऑफ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। जैसे किसी की डेथ हो गई और डेथ के बाद उसके शेयर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चलेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। बट ट्रांसफर जो होता है, इट्स नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट्स बेसिकली अ वॉलंटरी एक्ट। आप खुद इसे करते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए, ये वाला पार्ट जो है आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है और वैसे भी आप करके नहीं जाते। अगर मैं पढ़ाता भी, डिलीट वो किया उन्होंने जो उन्हें पता है बच्चे वैसे ही नहीं करके जाते। चलिए अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट। अगर एक व्यक्ति ने अपने शेयर ट्रांसफर किए हैं दूसरे व्यक्ति को, तो कुछ नहीं करना। देखिए वैसे आजकल तो डीमैट का जमाना है, लिस्टेड कंपनी के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर हटते हैं और दूसरे के डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उस केस के अंदर क्या है कि अगर ट्रांसफरर ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं ट्रांसफरी को, तो विद इन 60 डेज जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सब कुछ विद इन 60 डेज जो है आपको फॉरवर्ड करनी पड़ती है कंपनी को कि हमने अपने शेयर जो हैं इनको ट्रांसफर कर दिए हैं, विद शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट। मतलब जो भी आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला था जब आपने कंपनी के शेयर्स लेते हैं, एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट कंपनी इशू करती है उसके साथ। तो बहुत सिंपल है, आप पढ़ के देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। देखिए समझ में आपको सब आएगा, सिंप्लीफाई भी लिख रहा हूं, अब लॉ भी पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफाई भी पढ़ाऊंगा, थोड़े टाइम ऐसे करूंगा और धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको लॉ ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ अ कंपनी शेल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। क्या कह रहा है कि कंपनी जो है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को रजिस्टर नहीं करेगी, और द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन द कंपनी और इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल अनलेस, कब तक नहीं करेगी। देखिए यहां तक की बातें बकवास थी, आपको भी समझ में आ रहा है। अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, duly stamped, dated and executed by on behalf of the transferor and the transferee, specifying the name,
address and occupation, if any, of the transferee has been delivered to the company by the transferor or the transferee within a period of 60 days from the date of execution, along with the certificate relating to the securities, or if no such certificate is in existence, along with the letter of allotment of share. जिस दिन ट्रांसफर हो उसके 60 दिनों में ट्रांसफरर या ट्रांसफरी जो है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखना है स्पेसिफाइड डिटेल्स जो है वो आपको देनी है कंपनी को, अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अलॉटमेंट। तो इसी को हम सिंप्लीफाई किया। विद इन 60 डेज ऑफ ट्रांसफर द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी शेल फॉरवर्ड द स्पेसिफाइड डिटेल्स। वो स्पेसिफाइड डिटेल्स वैसे कौन सी हैं? नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, तो सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही काफी स्पेसिफाइड डिटेल्स टू कंपनी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अब देखिए कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं जब कंसाइज कर रहे होते हैं उसे, हम जो इररेलेवेंट चीजें उसे हटा देते हैं। अब इसी चीज को लॉ की फॉर्म में आप जितना इसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं वो उतना अच्छा है आपके लिए। और देखिए लॉ कुछ नहीं है लिखने में, आप अगर ध्यान से देखें हमेशा नेगेटिव लैंग्वेज में इसको ये लिखते हैं। जैसे आप यहां से यहां तक की लाइन पढ़ें तो क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर। कंपनी को ट्रांसफर रजिस्टर ही नहीं करना ऑफ द कंपनी और द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। आप समझ रहे हैं? उसी चीज को सिर्फ नेगेटिव सेंस में लिखा होता है उन्होंने और कुछ नहीं किया होता। खैर छोड़िए उस चीज को, आप ये जो रेड वाला पार्ट है इसको आप अच्छे से एक बार नोट करिए फास्ट। चलिए इसके बाद ये 2 पॉइंट्स रेलिवेंट है, आपको नहीं करने। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर अलोन। ये क्या पॉइंट है पहले आपको बता देते हैं फिर पढ़ेंगे। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और ट्रांसफरर ने एप्लीकेशन डाला कि इसको ट्रांसफर कर दिया जाए ट्रांसफरी के नाम पर, तो उस केस के अंदर कंपनी जो है एक नोटिस भेजेगी ट्रांसफरी को कि ये पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफरर आपके नाम पे ट्रांसफर करना चाहता है। और फिर जब ट्रांसफरी नो ऑब्जेक्शन उस पे देगा कि भैया मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाए पार्टली पेड अप शेयर्स, तभी कंपनी जो है ट्रांसफरी के नाम पे शेयर ट्रांसफर करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, इस पे अभी कुछ अमाउंट देना बाकी है, तो इसीलिए जिसको शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसकी कंसेंट लेना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन एंड रिलेट्स टू द पार्टली पेड अप शेयर्स, द ट्रांसफर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड unless the company gives the notice of the application in such manner as may be prescribed to the transferee and the transferee gives no objection to the transfer। कितने टाइम पीरियड में? विद इन 2 weeks फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। समझ में आई बात? बड़ा सिंपल एकदम, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं। अब कंपनी को कितने टाइम में फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करना है उसका ये टाइम पीरियड है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कंपनी डिलीवरिंग द सर्टिफिकेट, एवरी कंपनी शेल अनलेस प्रोहिबिटेड बाय any provision of law or any order of court, tribunal or other authority deliver the certificate of all securities allotted, transferred or transmitted। अब इतने बड़ा गाथा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली कंपनी शेल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट कितने टाइम में? इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, उनको 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन के केस में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द कंपनी, मतलब जिस दिन कंपनी को रिसिप्ट मिली है कि ट्रांसफर कर दिया जाए उसके 1 महीने में उसे करना है। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट्स पता होनी चाहिए। 1 मार्क के क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा बन गया, जिसमें सबका 1 पॉइंट उसने आपसे पूछ लिया, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रोविजन। इसके बाद पेनल्टी प्रोविजन की बात करते हैं इससे। अच्छा, उससे पहले एक बात, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिजीज्ड। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा, इतना सा याद रखिएगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट होता है तो कंपनी पे पेनल्टी है which shall not be less than ₹25,000 but may be extended to 5 lakh। हमेशा यही ऐसी लिखनी है पेनल्टी, ये होती है लोअर साइड, तो which shall not be less than 25,000 but may be extended to 5 lakh। ऑफिसर के केस में ऑफिसर पे भी लगेगी which shall not be less than 10,000 but may be extended to ₹1 lakh। समझ में आई बात? श्योर। तो यहाँ तक सिर्फ आपको जो है वो याद करना, ये करने की जरूरत नहीं है।
तो ये थे आपके सारे के सारे प्रोविजन अंडर सेक्शन 56 जो आपने देखे रिलेटेड टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग पेनल्टी प्रोविजन। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 57 की। जब तक आप यहाँ तक सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन क्या होता है बेटा कि सपोज आप किसी और पर्सन की आइडेंटिटी एज्यूम करते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरा वोटर आईडी आधार कार्ड बना हुआ है चंदन पोदार के नाम से, लेकिन अगर मैं एक फेक वोटर आईडी कार्ड बनाऊं, एक फेक आधार कार्ड बनाऊं किसी और व्यक्ति के नाम से या किसी और एड्रेस के नाम पे, तो वो जो मैं फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूं वो मैं कर रहा हूं एक तरह से पर्सोनेशन। मैं किसी और की आइडेंटिटी लेना चाह रहा हूं। होता क्या है कंपनी के केस में कि कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, सपोज मिस्टर ए है, उन पे कंपनी के 1000 शेयर्स है, मिस्टर बी को ये बात पता है, वो क्या करते हैं मिस्टर ए के नाम के डुप्लीकेट साइन मार लेते हैं, वोटर आईडी आधार कार्ड डुप्लीकेट बना लिया और मिस्टर ए के शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए किसी के नाम पर। ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी और की आइडेंटिटी को एज्यूम करता है और कोई भी एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है वो इस सेक्शन में बताई गई। इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी और ऑफ शेयर वारंट विद द इंटेंशन टू प्रिजुडिस, बस ये जितना अंडरलाइन है या जो लिखा है सिर्फ ये याद रखना है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल से 3 साल तक की और फाइन लग सकता है उसके ऊपर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का। पनिशमेंट स्पेसिफिकली बताई गई है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ये रेलिवेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, मतलब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन लगाई कि उसके शेयर्स ट्रांसफर कर देने चाहिए, लेकिन कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया और कंपनी ने शेयर ट्रांसफर नहीं किए। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट, इफ अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द ट्रांसफर और द ट्रांसमिशन of right of any securities or interest of a member in the company, then the company shall send notice of the refusal to the transferor and the transferee or to the person giving intimation of such transmission within a period of 30 days from the date on which such instrument of transfer or intimation of such transmission was delivered to the company। अब देखिए, आपने ये पढ़ा, आपको समझ में आया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो मना कर देती है कि वो ट्रांसफर नहीं करेगी, तो वो उसका एक नोटिस भेजेगी ट्रांसफर ट्रांसफरी को, और कितने दिनों में, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी। मतलब जिस दिन ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई गई थी उसके 30 दिनों के अंदर नोटिस कंपनी भेज देगी अगर रिफ्यूज करना है तो। इसी चीज को देखिए, अब आपको लॉ पढ़ के भी समझ में आ रहा है और इसी चीज को हमने सिंप्लीफाई करके यहां लिखा है। प्राइवेट कंपनी शेल इन्फॉर्म द रिफ्यूजल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन उसको ट्रांसफर की एप्लीकेशन मिली थी उसके 30 दिनों के अंदर प्राइवेट कंपनी को इन्फॉर्म करना है अगर वो रिफ्यूज करना चाहती है। अब आप मिक्स हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपको टेक्निकल लैंग्वेज भी समझ में आ रही है और उसे सिंप्लीफाई में कैसे लिखा गया वो भी आपको ऑब्वियसली वो तो क्लियर हो ही रहा है। धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, आप अपने आप चीजों को सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। खैर अभी के लिए आप सिर्फ ये रेड वाला पार्ट उतारिए, ठीक है। द सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। अब आगे देखिए ध्यान से, सेकेंड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्रांसफरी में अपील टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द रिफ्यूजल। ट्रांसफरी जो है वो अपील कर सकता है अगर रिफ्यूजल हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जिस दिन उसे नोटिस कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का रिसीव हुआ कि भैया आपका हम ट्रांसफर नहीं रजिस्टर कर सकते, विद इन 30 डेज जो है वो ट्रिब्यूनल में जाके उसके लिए अपील कर सकता है। और इन केस नो नोटिस हैज बीन सेंट बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। देखिए अब बड़ा सिंपल है, आपको पता है कंपनी को जब एप्लीकेशन मिल जाती है उसके 30 डेज के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब सपोज उस 30 डेज के अंदर उसने एप्लीकेशन ऑफ रिफ्यूजल, जो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल है वो भेज दिया ट्रांसफरी को, हम आपका जो ट्रांसफर है वो रजिस्टर नहीं कर सकते, तो उससे 30 दिन का टाइम है उसके पास कि वो कोर्ट में जाके अपील करे। बट सपोज कोई नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भी नहीं आया और अभी तक ट्रांसफर रजिस्टर भी नहीं किया है, कंपनी ने ट्रांसफरी के नाम पे शेयर ट्रांसफर नहीं किए हैं,
तो उसके केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वॉज डिलीवर्ड, वहां पर जो है वो जाकर अपील कर सकता है। समझ में आई बात? बड़ी क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये कंपनी कौन सी है? कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी के लिए। समझ में आया? इसके लिए कोई सिंपल सी चीज है, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं जो आपको याद रखना है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है, और अगर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज डिलीवर्ड in case no notice has been sent by the company within a period of 60 days। आप इतना कर लीजिए बस, छोड़िए, ठीक है। इसके बाद अगर पब्लिक कंपनी है विदाउट सफिशिएंट कॉज रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द ट्रांसफर, तो उस केस के अंदर बड़े ध्यान से देखिएगा, व्हेन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन इज डिलीवर्ड टू द कंपनी, द ट्रांसफरी में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days ऑफ सच रिफ्यूजल और where no intimation has been received from the company within a period of 90 days। सिंपल सी चीज, जो ऊपर 30 दिन और 60 दिन है ना, यहाँ पे वो 60 और 90 दिन है। एक्चुअली इन्होंने लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल लिख रखी है, इसलिए मैंने को साइड में आपको इसको शॉर्ट में देना पड़ा कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में अगर उसने रिफ्यूज कर दिया ट्रांसफर करने से, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया होगा, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया तो आप 60 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं, और अगर नो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया, कोई नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आपके पास नहीं आया, तो आप 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। और यही चीज प्राइवेट कंपनी के केस में अदर देन पब्लिक कंपनी के केस में क्या था? 30 डेज और 60 डेज, जो कि यहाँ पे 60 डेज और 90 डेज। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी टेक्निकल नहीं है। हाँ, डेज आपको याद करने पड़ेंगे, इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ नोट्स बनाइए और राइटिंग में देखिए। लॉ उसी बच्चे का स्ट्रांग हो रहा है जो लिख के प्रैक्टिस कर रहा है। बार बार बता रहा हूँ, हर टॉपिक याद करके जिसने लिख लिया उसका लॉ में भला है, जिसने याद करके लॉ के टॉपिक नहीं लिखे, अननेसेसरी एक्सक्यूजेस उसके पास होंगे रिजल्ट वाले दिन कि मेरा ये रह गया, मेरा वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लॉ में नंबर आने हैं, टॉपिक नोट्स बनाइए, सेम डे याद करके लिखिए या नेक्स्ट डे याद करके लिखिए, लेकिन साथ साथ लिखिए। सिर्फ यही तरीका आपको बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट, द ट्रिब्यूनल व्हाइल डीलिंग विद एन अपील। अब जब ट्रिब्यूनल के पास अपील जाएगी तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? डायरेक्ट दैट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शेल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि भैया ये जो ट्रांसफर ट्रांसमिशन तुमने रोका है इसे फटाफट रजिस्टर करो। जितना अंडरलाइन है सिर्फ वही पढ़ना और कुछ नहीं। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस, कि भैया अपने रजिस्टर के अंदर एंटर ठीक करो एज वेल एज डैमेजेस भी पे करो। समझ में आई बात? तो ये ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास कर सकता है। इफ अ पर्सन कॉन्ट्रवीन्स द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कंपनी फॉलो नहीं करती, ऑफिसर फॉलो नहीं करता है, पनिशेबल विद प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 year बट मे एक्सटेंडेड टू 3 years, और फाइन भी जो है वो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच में हो सकता है। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर कवर अप की, मोटे मोटे 4 पॉइंट्स हैं। प्राइवेट कंपनी जो है अगर वो रिफ्यूज करती है 30 दिन के अंदर उसे नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजना है। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी का नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आ गया तो 30 दिन के अंदर ट्रांसफरी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में डाल सकता है, और नहीं आया तो 60 दिन में। और पब्लिक कंपनी के केस में ये लिमिट 60 और 90 दिन है। और ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर पास कर सकती है वो आपने देख लिया। और पेनल्टी क्या है? 1 साल से 3 साल या 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में। ठीक है जी, फटाफट इसको नोट्स बनाइए और लिख के जरूर प्रैक्टिस करिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। देखिए, जो शेयर होल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स ले रखे हैं कंपनी को, किस डेट को खरीदे एंड सो ऑन। तो अगर उसमें किसी भी तरह की कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो कंपनी या कोई भी मेंबर अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल में या कॉम्पिटेंट कोर्ट में। इन्होंने यहाँ इतना लिखा हुआ है, उसकी कंसाइज समरी बस इतनी है, इरेलीवेंट चीज है। बस इतना सा है कि अगर रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, शेयर होल्डर का नाम गलत लिखा हुआ, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, उसमें कुछ करेक्शन चाहिए, ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि आप सीधे कंपनी को अप्रोच कर लो कि भैया ये करेक्शंस की जरूरत है। बट सपोज अगर कंपनी नहीं करती है तो फिर मेंबर कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट में भी जा सकता है, और जो भी फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या हो सकता है? सेम एज प्रीवियस, जो यहाँ पर आपने पढ़ा था, सेम ऑर्डर जो है ट्रिब्यूनल
इशू कर सकती है। तो थोड़ा सा इररिलेवेंट टॉपिक है, जस्ट जितना आपको बताया है ये रेड वाला पार्ट इतना पता होगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, इसके बाद ये 2 पॉइंट्स हैं, इट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट फॉर यू। डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर, जो ऑर्डर इशू किया ट्रिब्यूनल ने रेक्टिफिकेशन के लिए, अगर वो फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या होगा, तो कंपनी शेल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट मे बी एक्सटेंडेड टू 5 लाख। मतलब सीधी सी बात, कंपनी पे 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन जो है वो लग सकता है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद अ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट मे बी एक्सटेंडेड टू 3 लाख रुपीज। ऑफिसर पे क्या है, 1 लाख से 3 लाख और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट कितनी, में एक्सटेंड टू 1 ईयर। ठीक है, ये कंपनी एक 2013 की सबसे खास बात थी, इसमें जेल भेजना शुरू कर दिया। देखो आप, पहले जो 1956 था उसमें से फाइन लगते थे छोटे मोटे, लेकिन इसमें तो सीधे जेल में ही डालना शुरू कर दिया, इसलिए लोग अब सीधे होने शुरू हो गए। तो ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, इसके बाद आपका एक टॉपिक है पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जो कि अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वीडियो था, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये एकदम प्रीवियस वन है। फाइन जरूर याद रखने, क्वेश्चन आ सकता है, और नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, जिसमें 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। पावर टू लिमिटेड कंपनीज, राइट इशू, बोनस इशू, रिडक्शन एंड बायबैक। 101% क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से एक एक चीज देखनी है। देखिए, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की जब बात आती है तो क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मे ऑल्टर इट्स कैपिटल पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम। जो भी मेमोरेंडम के अंदर कैपिटल क्लॉज में कैपिटल दी गई है उसको चेंज किया जा सकता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब कैसे चेंज किया जा सकता है, बड़े ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में, इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स में परमिशन दी गई है, वो अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकती है इन जनरल मीटिंग। और किस लिए कर सकती है, किस तरीके से ऑल्ट्रेशन होगा शेयर कैपिटल का, अब वो बातें आने जा रही हैं, बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट के अंदर बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ था कि कंपनी मेमोरेंडम के अंदर कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकती है। कब कर सकती है, व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। सब कैसे कैसे चेंज कर सकती है, वो 5 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकती है। सेकेंड, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, शेयर्स को मर्ज कर सकती है या डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। वैसे तो जिन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर कर लिया उन्हें आता होगा, नहीं किया है तो ध्यान से देखिए। सपोज कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए का। अब कंपनी ने क्या किया, अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, 10 लाख कर दिए, और फेस वैल्यू घटा दी, @1 कर दी। तो यहाँ भी 10 लाख है और यहाँ भी क्या है, 10 लाख है। पहले भी 10 लाख की कैपिटल थी, अब भी 10 लाख की है, बट हुआ क्या कि जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ गए और कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसे कॉल्ड एज डिवीजन, डिवाइड कर दिया आपने। बट यही अगर वाइसा वर्सा प्रोसेस होता, वाइसा वर्सा प्रोसेस होता मतलब कि सपोज कंपनी क्या करती, अपने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कम कर देती, वो 10,000 कर देती, 10,000 शेयर्स कर देती, और फेस वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर देती, 10 से 100 कर देती। ठीक है, तो भी 10 लाख है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपके कम हो गए और जो फेस वैल्यू है वो आपकी बढ़ गई। यस और नो? तो ये कहलाया जाएगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में फेस वैल्यू बढ़ जाती है, सब डिवीजन में जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कंसोलिडेट कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, कैसे, लेकिन उसका अप्रूवल होना चाहिए किससे, ट्रिब्यूनल से। देखो, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना है, लेकिन अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल भी कंपलसरी है इस केस में। समझ में आई बात? तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक। अब ये क्या होता है सर, देखिए बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। सपोज कंपनी के बेटा 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, और एक शेयर 10 रुपए का एक है, तो टोटल कैपिटल 10 लाख की हो गई। तो अगर मिस्टर ए के पास 1.5 लाख रुपए 15,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 15,000 शेयर्स है,
एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये तो आपने यूनिट्स की टर्म में बोला कि 15,000 शेयर्स है, लेकिन अगर आप शेयर्स को कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक के अंदर, तो फिर ये जो यूनिट वर्ड है, देखो शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। वो स्मॉल यूनिट जिसमें आप कंपनी की कैपिटल को डिवाइड कर रहे हो। तो अगर शेयर्स हैं तो आपने बोला ए के पास 15,000 शेयर्स है, लेकिन अगर ये शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप फिर 15,000 शेयर्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ए के पास कंपनी का 15% स्टॉक है। 15% स्टॉक है मतलब 15% कैपिटल ए ने लगा रखी है। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एंट्री डलती है इसकी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर स्टॉक। अब कैपिटल जब वर्ड यूज करते हैं कंपनी के केस में तो इट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स, बट वही चीज जब आप स्टॉक के नाम से बोलना शुरू करते हैं तो वो फिर शेयर्स के नाम से नहीं आती, वो परसेंटेज फॉर्म में हो जाती है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब शेयर जो है वो फुली पेड अप हो। देखो लिखा हुआ है ना, कन्वर्ट इट्स फुली पेड अप शेयर्स। आप शेयर्स को स्टॉक में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब वो फुली पेड अप हो, ठीक है। जनरली प्राइवेट कंपनीज में तो ये हो जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनीज में नहीं होता, क्योंकि पब्लिक कंपनीज में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज में लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर उनके शेयर्स फुली पेड अप हैं तो वो उसे स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। और होता कुछ नहीं है, जो पहले आप नंबर ऑफ शेयर्स में एक्सप्रेस कर रहे थे वो अब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आई बात? तो 3 पॉइंट आपके होते हैं। डी पॉइंट, सब डिवाइड इट्स शेयर। सब डिवाइड इट्स शेयर क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज बेटा, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर कंपनी का आपने देखा कि हमने 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितना हो गया? 10 लाख। अब हमने अभी देखा था डिवीजन के अंदर क्या था कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और फेस वैल्यू कम हो जाती है, यस और नो। तो फिर ये डी पॉइंट अलग से क्यों आया जब ये बी में कवर हो गया था? तो बड़ा सिंपल है। सपोज कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक, और इस पे पेड अप है 8 रुपए। तो कैपिटल 10 लाख की ना होके यहाँ पे कितने की होगी? 8 लाख की होगी। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, नहीं, एट द रेट ऑफ 1, और पेड अप भी जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, दैट इज 0.8। भाई 80% था ना, फेस वैल्यू आपने कम कर दी, 1 कर दी, तो 1 का 80% पेड अप हो गई 0.8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो सब डिविड इट शेयर, ये इन्होंने यहां क्यों लिखा है? इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स आफ्टर सब डिवीजन द प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड एंड फेस वैल्यू शैल बी सेम एज बिफोर। यहां 10 रुपए था, पेड अप था 8, तो परसेंटेज क्या थी? 8/10, 80%। और अब भी क्या है? 0.8/1, तो अब भी कितना है? 80%। तो वही लिखा है, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो आफ्टर सब डिवीजन जो प्रोपोर्शन है पेड अप का और फेस वैल्यू का जो पहले था वही सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर हमने अलग से डाला है। जो डिवाइड तो यहाँ पे कवर हो गया था, लेकिन यहाँ फुली पेड अप वाला था। समझ में आई बात? यहाँ पर कौन सा है? जो पार्टली पेड अप वाला, इसलिए 2 अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने बना दिए। और ई है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स खुद के कैंसिल कर दें बाय वे ऑफ बायबैक। समझ में आई बात? तो बेसिकली 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा के, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक, सब डिवाइड में ये रेड वाला पार्ट पूरा लिख के आना है आपको, या कैंसिल शेयर्स। समझ में आई बात? देखिए, जितना पार्ट अंडरलाइन किया है ना, सिर्फ उतना आपको याद रखना है, और कुछ भी याद करने की जरूरत इसके अंदर एडिशनली नहीं है। ये जो रेड अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, सिर्फ इतना आपको याद करना है, 1, 2, उसके बाद ये हेडिंग, और ये जो इस पॉइंट में सिर्फ डी पॉइंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जो आपको मैंने लिख के बता दी। समझ में आई बात? द कैंसिलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट डीम टू बी द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन 30 डेज। ये जो लाइन है अभी आपको नहीं रेफर करनी, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। विद इन 30 डेज ऑफ द शेयर्स हैविंग बीन कंसोलिडेटेड, कन्वर्टेड, सब डिवाइडेड, रिडीम्ड और कैंसिल, और द स्टॉक हैव बीन रिकन्वर्टेड, नोटिस शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलोंग विद एन ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है ये लाइन? आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कि आपको जो भी आपने इन ऊपर में से 5 में से चीज़ें की हैं, उसको आपको 30 दिनों के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है। चाहे आपने ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई है, कंसोलिडेट किया है, डिवाइड किया है, कन्वर्ट किया है, स्टॉक में सब डिवाइड किया है, कैंसिल, जो भी आपने किया है उसका 30 दिनों में आपको जो आपके रजिस्ट्रार हैं उनको जाके इन्फॉर्म करना है। ये लाइन अभी नहीं करनी, इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कशन आएगा।
फिर इसके बाद फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, राइट इशू आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सेल्फ स्टडी का टॉपिक। इसमें ये लाइन देखिए, इट इज नॉन डाइल्यूटिव प्रो राटा वे ऑफ रेज कैपिटल। वैसे तो जिन्होंने AS20 EPS देख लिया उनको समझ में आ जाना चाहिए। नॉन डाइल्यूटिव क्या होता है, देखो बोनस शेयर्स में क्या होता है, आप शेयर्स इशू करते हैं लेकिन आप पे पैसा नहीं आता, लेकिन राइट इशू में आप शेयर्स इशू करते हैं और कंपनी के पास पैसा भी आता है। भाई बोनस में आप शेयर इशू करते, ठीक है, पैसा नहीं आता, शेयर्स गए, तो इसको बोला जाता है डाइल्यूटिव, कि भैया शेयर्स तो बढ़ गए लेकिन पैसा नहीं आया। राइट इशू में क्या है, शेयर्स गए तो क्या हुआ, पैसा भी तो आया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन डाइल्यूटिव, सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक बार एग्जांपल रीड कर लीजिएगा। नोट्स जरूर साथ साथ बनाने अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, और जितना रेट में है वही सिर्फ आपको याद करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी गई हैं। चलिए आइए बच्चों दूसरे रेलिवेंट पॉइंट्स पे अपनी डिस्कशन करते हैं। देखिए राइट इशू आपको बहुत अच्छे से पता है कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम अपने शेयर्स ऑफर करते हैं। तो एग्जिस्टिंग कंपनी टू ऑफर शेयर्स फर्स्टली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब ये ऑफर कैसे दिया जाता है, ये दिया जाता है बाय वे ऑफ नोटिस, जिसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है कि किसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं और कितना टाइम पीरियड है उनके पास उसके लिए अप्लाई करने का। विच शैल नॉट बी लेस देन 15 डेज, कम से कम 15 दिन का टाइम पीरियड देना ही देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 दिनों का टाइम पीरियड दिया जा सकता है। तो इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक यही बातें लिखी गई हैं जो आपको समरी फॉर्म में बता दी, ठीक है। हाँ, in case of private company where 90% of the members of a private company have given their consent in writing or in electronic mode, the period lesser than those specified in above said clause in subsection 2 shall apply। मतलब 15 दिन से कम का वक्त जो है वो हो सकता है प्राइवेट कंपनी के केस में, लेकिन कम से कम 90% शेयर होल्डर जो है वो अपनी कंसेंट देंगे इन राइटिंग। समझ में आई बात। तो ये रेड वाला पार्ट और ये जो येलो अंडरलाइन है ये पूरा का पूरा आपको नोट डाउन करना है। अब जिस भी पर्सन को राइट शेयर ऑफर किए गए हैं उसके पास कंप्लीट राइट है कि अगर वो खुद नहीं लेना चाहता तो वो उसे रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस करना क्या होता है, जी हाँ, आप अपना कूपन किसी और को बेच सकते हैं और वो आपके बिहाफ पे शेयर्स परचेज कर लेगा। तो पर्सन टू हुम राइट शेयर्स आर ऑफर्ड हैव द राइट टू रिनाउंस। क्लियर ये बात, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये रेड वाला पार्ट जो लिखा है यहाँ पर, ये इतने पार्ट की समरी है, उसके बाद ये जो अंडरलाइन क्या है प्लस इसके लिए आप इतना सा पार्ट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ टेक्निकल है वहाँ पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप चिंता मत करिए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो भी राइट इशू के लिए आपने नोटिस दिया था जो कि 15 दिन का कम से कम हो सकता है, मैक्सिमम 30 दिन का हो सकता है, और प्राइवेट कंपनी के केस में 15 दिन से कम का भी हो सकता है अगर 90% शेयर होल्डर्स इन राइटिंग दे देते हैं। तो जो भी आपने ऑफर किया था नोटिस के थ्रू उसकी एक्सपायरी हो जाती है, और अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर्स नहीं लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने न्यू शेयर्स लेने से मना कर दिया, या नोटिस के टाइम पीरियड के अंदर ही उसने अपना रिप्लाई कंपनी को दे दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है शेयर्स लेने में, तो उस केस के अंदर जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो उसको आगे किसी और को सेल कर सकते हैं। तो राइट शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू अनदर पर्सन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड, जो भी नोटिस के अंदर टाइम स्पेसिफाइड। अब देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा लेकिन आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ठीक है। और पर्सन डिक्लाइन टू एक्सेप्ट ऑफर, तो उस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो किसी और को ये ऑफर कर सकते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद टू एम्प्लॉइज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अगर इसोप के अंदर आप किसी को देना चाहते हैं शेयर तो उसके लिए आपको क्या पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। समझ में आई बात, क्लियर। इसके बाद ये पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, बड़े ध्यान से देखिए। दिस क्लॉज ऑथराइजेस कंपनी टू इशू शेयर्स टू पर्सन अदर देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड टू एम्प्लॉइज अंडर इसोप। However, the process to issue those shares is provided under section 42 of the act, that is the private placement, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जस्ट रेफरेंस रीड लिख दिया आपकी रेफरेंस के लिए, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये रेड वाला पार्ट है, या ये जो बी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। समझ में आई बात, श्योर। अब यहाँ तक आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके ऊपर एक बड़ी डिफरेंट केस स्टडी कई बार एक्सेप्शन में से पूछ ली जाती है
बड़े ध्यान से देखिएगा क्या है, और ये आपको एज इट इज देखनी है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंक्रीज ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ए कंपनी कॉज्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन अटैच्ड टू द डिबेंचर्स इशूड और लोन रेज्ड बाय द कंपनी टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स और लोन्स इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, provided the terms of issue of such debentures or loan containing such an option have been provided before the issue of such debentures or raising a loan by a special resolution passed by the company in general meeting। आप इसको 2 बार खुद पढ़ो, मैं आपको समझाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आप खुद समझेंगे इसे। एक बार आप लोगों के लिए और रीड कर रहा हूं, आप खुद समझिए और फिर सोचिए आपने जो सोचा दिमाग में और जो मैं बता रहा हूं अगर दोनों सेम है तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ चुकी है। This section shall not apply to the increase of subscribed capital of a company caused by exercise of an option attached to the debentures issued or loan raised by the company to convert such debentures or loans into shares of the company। क्या कह रहे हैं कि ये सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर कंपनी ने कोई ऑलरेडी डिबेंचर इशू कर रखे हैं या लोन कंपनी रेज कर रही है, किया था कंपनी ने, और उसको अब कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रोवाइडेड कि जब कंपनी ने वो डिबेंचर्स या लोन रेज किया था तो उस समय जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था कि हम ऐसे डिबेंचर्स या लोन लेने जा रहे हैं, उससे पैसा रेज करने जा रहे हैं जिनको इन फ्यूचर शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि वहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब इस सेक्शन में जो ये चीज़ें लिखी हैं कि नोटिस देना है 15 दिन का, 30 दिन का मैक्सिमम हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन, वो सब चीज़ें इस केस में अप्लाई नहीं होती जहां आप अपने डिबेंचर्स या लोन्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो और इसका स्पेशल रेजोल्यूशन आपने ऑलरेडी पास कर दिया था जब आप डिबेंचर या लोन से अमाउंट रेज कर रहे थे। समझ में आई बात? अच्छा, बीच में एक पॉइंट रह गया, इसको भी देख लीजिए। The notice of offer of shares shall be dispatched through registered post और speed post और through electronic mode। ये 3 तरीकों से भेजा जा सकता है। इन पे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एक ये लॉ के पेपर की जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो ये कि इसमें 5 रिवीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट हो जाती हैं। इसमें कुछ भी पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि जो नोटिस ऑफ ऑफर है वो आप 3 तरीके से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कम से कम 3 दिन पहले ओपनिंग ऑफ द इशू वो जाना चाहिए। मतलब ये जो आपने 15 डेज और 30 डेज का टाइम दिया है उससे 3 दिन पहले ये पहुंच जाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1-2 नंबर का इस पे आ सकता है। समझ में आई बात? तो यहाँ तक आपने एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कवर अप किया। इसके बाद 4th पॉइंट को पढ़ेंगे, उससे पहले आप यहाँ तक के सारे अपने नोट्स बना लीजिए फास्ट। क्या क्या बनाने हैं? ये सारा रेड लिखना है, ये येलो, ये, इसके बाद ये रेड वाला पार्ट लिखना है। बी पॉइंट आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है? ये करने की जरूरत सच नहीं है। ये 2nd पॉइंट और 3rd पॉइंट आपको पूरा करना होगा। बी 2nd 3rd पूरा, ये रेड वाला पार्ट, ये इधर रेड वाला पार्ट, ये येलो और ये रेड, बस इतना आपको इसके अंदर नोट डाउन करना है। फटाफट करिए फास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप ये देखने जा रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब पिछले 10 पेपर आप उठा के देख लोगे तो शायद 6 या 7 बार इसका क्वेश्चन आया हुआ आपको मिलेगा। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या है ये टॉपिक आपको बता दूं। सपोज गवर्नमेंट ने कंपनी को लोन दे रखा था, तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि गवर्नमेंट उस लोन वाले पार्ट को शेयर्स में कन्वर्ट कर ले, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ये तभी करेगी जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड कन्वर्ट करते हुए ये बात ध्यान रखेगी कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे गवर्नमेंट ने वो लोन या डिबेंचर्स दिए थे। ध्यान से देखिए। Where any debentures have been issued or loan has been obtained from any government, यहाँ से पूरा देखिए, by a company, and if that government considers it necessary in the public interest। देखिए any government का मतलब क्या है? any government का मतलब है that can be the state government और central government, ठीक है? कोई भी हो सकता है। And if that government considers it necessary in the public interest, it may by order direct that such debentures or loans or any part thereof shall be converted into shares in the company of such terms and conditions as appear to the government to be reasonable in the circumstances।
समझ में आई बात? ये इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि आपको पता होगा कंपनीज बहुत ज़्यादा इस समय डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, बैंक का लोन नहीं दे पा रही हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी कंपनीज में अभी अपने लोन को जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट किया है। पीछे अगर आपको एग्जांपल दे, SBI ने भी जेट एयरवेज में जो उसने लोन दे रखा था उसको अपने शेयर्स में कन्वर्ट किया है। तो प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए वैसे भी ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ये करेगी तो सही, पब्लिक इंटरेस्ट पे टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान रखेगी, लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है तो वो 60 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर जो है जाकर अपील कर सकती है। वेयर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, इट मे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर अपील टू द ट्रिब्यूनल, which shall after hearing the company and the government pass such order as it deems fit। तो ये नहीं कि कंपनी पे वो बाइंड ही हो गया, कंपनी के पास भी पावर है, विद इन 60 डेज वो जाके ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। पॉइंट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द टर्म ऑफ कन्वर्जन, जब गवर्नमेंट कन्वर्ट करेगी लोन को शेयर्स में तो किन बातों का ध्यान रखेगी? गवर्नमेंट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, the terms of issue of debentures or loan as the case may be, and the third is the rate of interest payable on such debentures or loan and such other matters as it may consider necessary। 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये चारों पॉइंट आपको अपने एग्जाम में मेंशन करके आने कि जब गवर्नमेंट लोन या डिबेंचर्स को अपने कन्वर्ट करेगी शेयर में तो किन किन बातों का ध्यान रखेगी? फाइनेंशियल पोजीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सच अदर मैटर एज इट मे डीम नेसेसरी। ठीक है, अब जब ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने लोन या डिबेंचर को ऑर्डर कर दिया कि इसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाए और ट्रिब्यूनल ने भी सपोज ऑर्डर पास कर दिया, तो उस केस के अंदर मेमोरेंडम को ऑल्टर किया जाएगा और जो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। यस और नो? Where the government has by order directed that any debenture or loan or any part thereof shall be converted into shares and where no appeal has been preferred to the tribunal or where such appeal has been dismissed, या तो अपील नहीं की गई थी या अपील की गई थी तो वो डिसमिस कर दी गई, तो इन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शेल बाय सच ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल स्टैंड ऑल्टर्ड एंड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी शेल स्टैंड इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच सच डिबेंचर्स और लोन और पार्ट देयरऑफ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू। मतलब समझे, जितना गवर्नमेंट ने लोन या डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया शेयर्स में उतने से कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। लिखने का तरीका नोट करिए, देखिए कितने तरीके से उस चीज को लिखा गया। सिंपल वर्ड्स में भी लिखा जा सकता था कि अगर गवर्नमेंट जो है डिबेंचर्स या लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट करती है तो उतने से ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी जाएगी, सिंपल लिख सकते थे। लेकिन कैसे लिखा उस चीज को कि जहां गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास करती है कि डिबेंचर्स या लोन या उसके पार्ट देयर ऑफ को कन्वर्ट किया जाएगा कंपनी के शेयर्स में और ट्रिब्यूनल में कोई अपील नहीं गई है या गई है तो वो डिसमिस कर दी गई है, तो मेमोरेंडम को ऑल्टर करके कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ा दी जाएगी उतने अमाउंट से जितने अमाउंट का लोन या डिबेंचर्स कंपनी के शेयर में कन्वर्ट किया गया। सीधी भाषा, इनको देख रहे हो, लॉ की लैंग्वेज इज नथिंग। लॉ की लैंग्वेज की आप जितना घुमा के लिख सकते हो, जितने बातों के पकोड़े उतार सकते हो उतार दो, ये है लॉ की लैंग्वेज। इसी अब देखिए जानबूझ के इसको कंसाइज नहीं किया क्योंकि आपको बड़े कंफर्टेबली ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें आप इसमें से पढ़ेंगे तभी आपके खून में भी बसेंगी आके और आप लिख पाएंगे वैसा। अब इस टॉपिक को आप पूरा यहीं से प्रिपेयर करिए, खूब इसे आप लिखिए अच्छे से और लिख करके आप मुझे इसको भेजेंगे मेरी मेल आईडी पे chandanpoddar1992@gmail.com। इस आईडी पर आपको ये टॉपिक लिख के भेजना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके स्किल्स में कितना इम्प्रूवमेंट आया। पहला टॉपिक भी आपने भेजा था, सब जिन जिन बच्चों ने भेजा है उनको रिप्लाई गया है। अब ये टॉपिक आपको पूरा एकदम अपने आप प्रिपेयर करना है, अच्छे से लिखना है, जितना दिल खोल के लिख सकते हो घुमा फिरा के लिखो। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, लास्ट टाइम काफ़ी बच्चों ने अंडरलाइन नहीं किया हुआ था कीवर्ड्स, और आप इस आईडी पे भेजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आपने कैसा लिखा है। ये वाला टॉपिक जो आप करके दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे मुझको और उसे भेजेंगे। भेजना जरूर है आपको
और जिसने नहीं भेजा गलत बात है।